1759 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर होती है जो कि नॉर्थ अमेरिका के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देती है। आज के दिन अगर आप देखो तो जो इंग्लिश है वो नॉर्थ अमेरिका की मेजर लैंग्वेज है और इस वॉर का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल था। इस वॉर से पहले फ्रांस जो था वो नॉर्थ अमेरिका का मेजर प्लेयर था और अपनी टेरिटरी को न्यू फ्रांस कहता था। जो ब्रिटिश थे उनकी प्रेजेंस थी इस रीजन में, लेकिन वो सिर्फ ईस्ट के इलाकों में लिमिटेड थे। तो जानते हैं हम आज के इस वीडियो में द एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ 1759। इन दोनों देशों के बीच में काइंड ऑफ ए कोल्ड वॉर तो शुरू से ही चल रही थी, लेकिन इन दोनों की टेरिटरी के बीच में बहुत ही घने जंगल थे। तो दोनों साइड की जो पुलिस थी वो यहाँ पे पेट्रोलिंग किया करती थी। तो मई 1754 में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से इवेंट होते हैं। 30 फ्रेंच आर्मी के जवानों को ब्रिटिशर्स जो है वो सडनली अटैक कर देते हैं, जिसमें से 10 ट्रूप जो है वो मारे जाते हैं और 20 को वो बंदी बना लेते हैं। इस अटैक के इंचार्ज और कोई नहीं पर जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो आगे चल के यूएस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इस अटैक की वजह से जो फ्रेंच होते हैं वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और जो कोल्ड वॉर थी वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ भी इन दोनों के बॉर्डर्स थे वहाँ पे काइंड ऑफ वॉर शुरू हो जाती है, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो। लेकिन जो मेजर वॉर थी वो हमारी नॉर्थ अमेरिका में ही थी, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच था। तो ये वॉर चल रही थी, इसके अंदर जो ब्रिटिश है उसको बहुत भारी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में एक रीजन था नेवरोस्का, यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं। जो नेवरोस्का था इसका मेन टाउन था लुइसबर्ग। तो लुइसबर्ग की ये खासियत थी, जो ये था ये कोस्टल टाउन था जहाँ से सेंट लॉरेंस नदी शुरू होती थी, और जो ये सेंट लॉरेंस नदी थी ये फ्रेंच टेरिटरी में बहुत अंदर तक जाती थी। तो 1758 में इन दोनों के बीच में एक मेजर वॉर होती है जहाँ पे नेवरोस्का को जीतने में ब्रिटिश कामयाब हो जाते हैं। इस वॉर में दोस्तों जो नेवी थी उनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल था। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो सोचते हैं कि बाकी के न्यू फ्रांस को कैप्चर करने के लिए भी जो नेवी है उसी की मदद ली जाए। तो प्लान बनाया जाता है कि वो क्यूबेक सिटी के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि उस टाइम के फ्रांस की कैपिटल थी और वहाँ का कल्चरल सेंटर भी थी। लेकिन क्यूबेक सिटी तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि उसको हम सेंट लॉरेंस से ही अप्रोच करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो इस मिशन के लिए चूज किया जाता है 32 साल के जेम्स वुल्फ को। तो जब इनको चूज किया जाता है तो जो लोग होते हैं तबके बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इनकी रेपुटेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी आर्मी के अंदर। ये जो थे बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे और जो इनकी डायरी थी वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट से भरी हुई थी। सबका यही मानना था कि जेम्स वुल्फ को चूज कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो कहते हैं उनको इस मिशन के लिए इसलिए चूज किया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे और आर्मी की हेल्थ इस मिशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस मिशन में इनका सबसे बड़ा दुश्मन था स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया। जो नेवरोस्का का एरिया था वहाँ पे पाइन का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे इन्होंने जो पाइन के पत्ते थे उसको पोशंस में ऐड कर लिया और उसको साथ कैरी करने की सोची। स्कर्वी से भी बड़ी दुश्मन उनकी थी सर्दी। अगर सेंट लॉरेंस नदी जम जाती तो वो चाहकर भी क्यूबेक सिटी तक नहीं पहुंच पाते। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो समर रहते रहते क्यूबेक सिटी तक पहुंच जाए। तो जून 1759 में 200 से ज़्यादा शिप्स निकलते हैं नेवरोस्का से क्यूबेक सिटी के लिए। इसके अंदर हज़ारों की तादाद में आर्मी के जवान होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारी कैनन्स होती हैं। अगर हम सेंट लॉरेंस की बात करें तो ये ओवरऑल बहुत ही एक चैलेंजिंग रिवर थी। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि इसके अंदर बहुत सारे पत्थर थे और इसके साथ साथ इसकी जो विंड की डायरेक्शंस थी वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी और बहुत तेज़ी से चेंज हुआ करती थी। तो इस एक्सपीडिशन के लिए ब्रिटेन अपने बेस्ट सेलर्स को भेजता है। इसमें से एक थे जेम्स कुक, जो आगे चल के कैप्टन कुक बनते हैं और उनका बहुत नाम होता है ब्रिटेन में अपनी एक्सप्लोरिंग स्किल्स की वजह से। तो जेम्स कुक जो सेंट लॉरेंस नदी होती है उसको मैप करते हैं और ऐसा करने वाले पहले आदमी होते हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन का जीतने का ये कारण नहीं था कि उनकी गोलियों में ज़्यादा दम था, लेकिन मेन रीज़न ये था कि वो उनकी अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक थी। इसी वजह से जो ब्रिटेन की आर्मी होती है वो बिना किसी नुकसान के क्यूबेक सिटी तक सेफली पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी जेम्स वुल्फ के जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए थे। तो क्यूबेक सिटी था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बना हुआ था। क्यूबेक का मतलब नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज में होता है नैरो। इसका रीज़न ये था कि जो सेंट लॉरेंस नदी थी वो यहाँ पर नैरो हुआ करती, तो यहाँ से आने जाने वाली शिप्स का
कंट्रोल करना फ्रेंच के लिए बहुत आसान हो गया था इसी वजह से। क्यूबेक सिटी का टेरेन जो था वो बहुत ही चैलेंजिंग था। सिर्फ वेस्ट साइड में कुछ एरिया था जो प्लेन था, बाकी चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। और उस साइड दोस्तों बहुत ऊंची दीवार बना दी गई थी और 2000 फ्रेंच ट्रूप्स वहाँ पे हमेशा पहरा देते थे। अगर हम फ्रेंच आर्मी की बात करें तो उनके इंचार्ज थे लुइस जोसेफ। तो जो लुइस जोसेफ थे दोस्तों, उनको जो क्यूबेक सिटी था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने साउथ फ्रांस के घर को बहुत ज़्यादा मिस किया करते थे। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ब्रिटिश हैं वो इतना अंदर तक क्यूबेक सिटी तक कभी पहुंच भी पाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो थे बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे। फ्रेंच डिफेंस की सबसे स्ट्रॉन्ग बात थी उनकी कैनन्स, जो हमेशा सेंट लॉरेंस के डायरेक्शन में रहती थी। क्यूबेक के पास एक छोटा सा टाउन था वेल, जहाँ पे इनके 10,000 ट्रूप्स जो थे वो डिप्लॉयड थे। तो जेम्स वुल्फ जो हैं वो मोरेंसी वाटरफॉल के पास लैंड करने का प्लान करते हैं। जो मोरेंसी वाटरफॉल था वैसे कोई बहुत पास नहीं था क्यूबेक सिटी के, लेकिन वो सबसे पास का पॉइंट था जहाँ पर लैंड करना सेफ था। तो क्यूबेक सिटी पहुँचने के लिए अभी भी उनको एक वाटरफॉल और फ्रेंच आर्मी को क्रॉस करना था। तो इस एरिया को दोस्तों जो ब्रिटिश आर्मी है वो एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर देती है और यहाँ पे एक्टिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ब्रिटिशर्स की एक और प्रॉब्लम थी, वो थी द नेटिव अमेरिकन्स। तो बात ये थी दोस्तों, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो अपना फ्रेंच को अलाय मानते थे। उनको हज़ारों साल का एक्सपीरियंस था उस तरह की सिचुएशंस में लड़ने का, जहाँ की ब्रिटिशर्स अभी उस कंडीशंस में नहीं थे। जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो गुरिल्ला वार के एक्सपर्ट थे। तो जो ब्रिटिश होते हैं वो नॉर्मल कैनेडियन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कैसे ना कैसे करके जो नैरो थी उसके दूसरी साइड पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ आकर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपनी कैनन्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो जो बैरल होता है वो ठंडा होता है, तो वो क्यूबेक सिटी तक जो उनकी कैनन की बॉल्स होती हैं वो पहुँच ही नहीं पाती, लेकिन बैरल के गर्म होते ही जो बॉल्स होती हैं वो वहाँ तक पहुँचनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो क्यूबेक सिटी है उसमें बहुत तबाही मचती है। उस रात दोस्तों करीबन 200 कैनन बॉल्स जो होती हैं वो क्यूबेक सिटी के अंदर लैंड करती हैं, लेकिन अभी भी जो क्यूबेक के लोग थे वो डिटरमाइंड थे ब्रिटिश से लड़ने के लिए। अभी भी दोस्तों जो मेजर ब्रिटिश आर्मी थी वो वाटरफॉल की दूसरी साइड प्रेजेंट थी और उनको चारों तरफ से फ्रेंच और नेटिव अमेरिकन्स ने घेर लिया था। तो जेम्स वुल्फ ने प्लान किया कि इससे पहले कि वो अटैक करें उनका अटैक करना ज़्यादा सही रहेगा। तो लो टाइड के टाइम जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं सेंट लॉरेंस नदी में। इसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी होती है उसको बहुत हैवी डैमेज लेना पड़ता है। इस एक छोटी सी गलती की वजह से ब्रिटेन को अपने हज़ारों जवान गंवाने पड़ते हैं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों वो जेम्स वुल्फ की हिम्मत तोड़ देते हैं। अपनी माँ को लेटर में लिखते हुए वो बताते हैं कि वो कितना डिसअपॉइंटेड थे इस हार के बाद। तो वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना प्लान चेंज करते हैं और उनको लगा कि अब उनको क्लिफ्स की दूसरी साइड से ही अटैक जो है वो इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हैवी आर्टिलरी लेनी पड़ती है अपनी फ्रेंच आर्मी से। तो प्लान बनाया जाता है कि जो ब्रिटिश है वो वहाँ पे रात को जाएंगे और वेव्स की फॉर्म में जाएंगे कि फर्स्ट वेव में कुछ लोग जाएंगे और सेकंड वेव में कुछ। तो ऐसे कर करके सुबह तक क्लिफ के उस साइड 4000 से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स पहुँच जाते हैं और उनके साथ 2 कैनन्स भी थी। तो जो फ्रेंच सोल्जर्स होते हैं वो ये सिचुएशन अपने कमांडर को बताते हैं। उनको ये पता चल गया था अगर ब्रिटिश इतनी दूर तक आ सकते हैं तो सिटी वॉल्स को क्रॉस करना भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उनके टॉप कमांडर्स ने सोचा कि इससे पहले कि ब्रिटिश अटैक कर दें उनको अटैक कर देना चाहिए। तो जैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स फ्रेंच आर्मी को स्पॉट करते हैं वो साथ के साथ पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रिटिशर्स की पोजीशन समझना बहुत ज़रूरी है। जो ब्रिटिशर्स थे वो 2 लाइन में खड़े हो गए, जो उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे वो आगे वाली लाइन में खड़े हो गए और जो थोड़े वीक थे वो पीछे वाली लाइन में। और उन्होंने वेट किया जो फ्रेंच आर्मी है कम से कम 40 मीटर पास आ जाए उनके। उससे पहले उन्होंने फ्रेंच आर्मी के ऊपर अपनी कैनन्स का यूज़ किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्रेंच आर्मी है वो प्रॉपर से एम नहीं कर पाई और उनको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। 40 मीटर की रेंज में आते ही जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको अपने कमांडर से फायर का ऑर्डर मिलता है और 4000 ट्रूप जो थे वो एक साथ में फायर करते हैं। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था दोस्तों कि इसने फ्रांस को हिला के रख दिया। जितने में वो संभल पाते उतने में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी गन को रीलोड किया और दोबारा से उनके ऊपर फायर किया। जो गन्स यहाँ पे ब्रिटिश यूज़ कर रहे थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गन्स थी। उनकी बुलेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी दोस्तों कि वो एक आर्मी को क्रॉस करके उसके पीछे वाले आर्मी के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही। और ऐसे करके ही जो फ्रांस होता है वो आधे घंटे के अंदर ही ब्रिटेन से और हार जाता है। जेम्स वुल्फ क्यूबेक सिटी को जीतने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इसको देखने के लिए वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाए।
जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, बनाई थी बेंजामिन वेस्ट ने, जो कि 18वीं सेंचुरी की मोस्ट रिक्रिएटेड पेंटिंग थी। वुल्फ ने मरने से पहले ये तो सुना कि सर वो देखिए फ्रेंच आर्मी जो है वो भाग रही है डर के। इसके बाद दोस्तों जो क्यूबेक सिटी था वो इंग्लैंड की टेरिटरी का पार्ट बन गया। 1763 तक जो न्यू फ्रांस था वो टोटली ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। ब्रिटेन ने फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका के मैप से हटा दिया था और इसी के साथ जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बन गया था। लेकिन ये जीत बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। जॉर्ज वॉशिंगटन जो होते हैं वो एक रिबेलियन कर देते हैं इंग्लैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो यूएसए है वो एक सेपरेट कंट्री बन जाता है। लेकिन ये हम देखेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।